हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने परिवार एग्जामपुर में। दिस इज योगेश और मैं आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी एक क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज चल रही है, जिसमें अब तक हमने क्वेश्चन एंड आंसर की फॉर्म में काफी क्लासेस ऐसी कंटिन्यू की है, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालिसिस किए हैं। सभी को गुड आफ्टरनून, सभी को जय हिंद, सभी का स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर, जिसमें हम आज भी कुछ बेहतरीन क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे। और बेसिकली आज की क्लास के बाद मैं आपको एक रिवीजन टाइम देने वाला हूं, जिसमें आप अपना जितना भी अभी तक हमने कोर्स किया है उसे रिवाइज करेंगे। और साथ ही साथ आज की इस क्लास में भी हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। ठीक है, आज की इस बेसिक क्लास के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और बेहतरीन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, जो कि आपके एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते हैं। मेक श्योर कि इन क्वेश्चंस की मदद से आप अपना जो कंप्लीट फिजिक्स का कोर्स है उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बता दूं कि आज की इस क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में भी आपने बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट किया, आज की क्लास में भी आपको वही सेम काम करना है। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आपको जस्ट उनका आंसर बताना है कि आपको क्या लगता है कि हर एक क्वेश्चन का किस किस तरह का आंसर बनता है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाओ फटाफट से। बहुत बढ़िया, गुड आफ्टरनून सभी को। नहीं विपिन, 2 दिन आपकी क्लास नहीं हुई थी, थोड़ी सी मेरी हेल्थ ठीक नहीं थी, इस वजह से क्लास नहीं ली गई। गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। ठीक है, फटाफट से लाइव आ जाओ, फिर हम आज की क्लास शुरू करेंगे। और शुरू करते हैं आज की इस क्लास को विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास। बताइएगा कि क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ले आते हैं। बताइएगा, एट विच प्लेस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम। एट विच प्लेस वैल्यू ऑफ ग्रेविटी इज मिनिमम। बताइएगा जरा कमेंट कर कर कि किस जगह पर गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है। किस जगह पर गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है। कमेंट कीजिए और बताइए किस जगह पर गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है, कहां पर ग्रेविटी की वैल्यू सबसे कम होती है। कमेंट करो सभी और बताओ कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है। जल्दी से कमेंट कीजिए सभी और बताइए कि कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर ग्रेविटी यानी कि गुरुत्व की मात्रा सबसे कम होती है। ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक है। और याद रखिए, आपको ये नहीं बताना कहां पर जीरो होती है, आपको ये बताना है सबसे कम कहां पर होती है। देखो, जो आंसर दे रहा है सेंटर ऑफ द अर्थ, ये बात याद रखना कि सेंटर ऑफ द अर्थ इसका आंसर नहीं आएगा, क्योंकि सेंटर ऑफ द अर्थ पर तो जीरो होती है। आपसे पूछे किस प्लेस पर सबसे कम होती है, तो याद रखिएगा आंसर आएगा भूमध्य रेखा। क्या आंसर आएगा? भूमध्य रेखा। तो 3 खास बातें याद रखनी है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपसे पूछ ले कि गुरुत्व की मात्रा सबसे कम कहां पर होती है। गुरुत्व यानी कि ग्रेविटी पूछा जाए कि सबसे कम कहां पर होती है, मिनिमम कहां पर होती है, सबसे कम कहां पर होती है, तो आप सभी को पता है कि सबसे कम कहां पर होती है। आप कहेंगे सर सबसे कम होती है कहां पर? इक्वेटर पर, यानी कि भूमध्य रेखा पर। यह बात हम कर चुके हैं। फिर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा कहां पर होती है, यानी कि मैक्सिमम कहां पर होती है, सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो मैंने आप सभी को बताया था कि गुरुत्व की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है पोल्स पर, यानी कि हम सभी को पता है ध्रुवों पर सबसे ज्यादा होती है, ध्रुव पर होती है। सबसे कम कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर होती है। और पूछ ले कि जीरो कहां पर होती है, तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी का सेंटर होता है, पृथ्वी का जो मध्य होता है, वहां पर गुरुत्व की मात्रा 0 होती है, यानी कि 0 होती है। यह बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये बात मैंने आपको बता दी है कि किस किस तरह का क्वेश्चन बनता है और कहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। हेलो मानसी, आपका भी स्वागत है। जितने भी लेट स्टूडेंट्स भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सभी को गुड आफ्टरनून, सभी का स्वागत है। बहुत ही अच्छे। ठीक है, चलिए मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने यहां पर डिस्कस कर लिया है। शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। बताइएगा जरा कमेंट करके क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, बताइएगा जरा कमेंट करके, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ
व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ, बताएं जरा कमेंट करके कि टॉर्क का विमेय सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क, यानी कि बल आघूर्ण का विमेय फॉर्मूला क्या होता है। बल आघूर्ण का विमेय फॉर्मूला क्या होता है, का विमेय फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट कीजिए और बताइए कि बल आघूर्ण का विमेय फॉर्मूला क्या होता है। What is the विमेय फॉर्मूला ऑफ द टॉर्क। तब तक मैं आपको बताता हूं कि टॉर्क का मतलब क्या होता है। देखिए, कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन में है, आपको पता है हमेशा उस पर जो फोर्स लगता है वो इस तरह का लगता है, ये होता है बल, और यहां से यहां तक की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं आर। आपसे पूछ ले टॉर्क क्या होता है, तो याद रखिएगा टॉर्क का मतलब होता है फोर्स इनटू रेडियस, जहां पर एफ क्या है, बल यानी कि फोर्स, और आर क्या बनता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। क्या बनता है, रेडियस यानी कि त्रिज्या। तो याद रखिएगा टॉर्क का मतलब क्या होता है, फोर्स, ठीक है, जो कि इस तरह से लग रहा है, इनटू में रेडियस यानी कि आपका त्रिज्या, ठीक है। और अगर आपसे पूछ ले कि टॉर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, तो आपको पता है एसआई यूनिट तो बहुत ही सिंपल है, फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और रेडियस की क्या होगी, मीटर, तो एसआई यूनिट बन गई न्यूटन मीटर। और आपसे पूछ ले कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल बी इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला, तो देखो कैसे निकालेंगे। फोर्स का क्या होता है, आप सभी को पता है फोर्स का होता है m1 l1 t-2, और रेडियस का क्या होता है l, तो फॉर्मूला क्या बन गया, m1 l² t-2। तो जिन जिन स्टूडेंट्स ने आंसर दिया है देख लेते हैं, m1 l² t-2, दे आर गोइंग टू बी द राइट वन। बहुत बढ़िया, जिन जिन स्टूडेंट्स का आंसर आ रहा है m l² t-2, बहुत अच्छे, आप सभी को कंग्रेचुलेशन, आप सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है ये आपको पता होना चाहिए। टॉर्क के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला आपको याद रखना है, दैट विल बी F इंटू आर, जहां पर F है फोर्स यानी कि बल, और R बनता है डिस्प्लेसमेंट, या फिर आप कह सकते हैं रेडियस, त्रिज्या के बारे में हम यहां पर बात कर रहे हैं। दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ जाता है, किसका, आंसर आ जाता है आपके टॉर्क का, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बताइएगा जरा कमेंट करके, which physical quantity do not affect the speed of the sound, which physical quantity do not affect the speed of the sound। सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्वनि की चाल को कौन प्रभावित नहीं करता, या ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है। कमेंट करके बताना है, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है, ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है। कमेंट कीजिए और बताइए ध्वनि की चाल किससे प्रभावित नहीं होती है। आपके अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे इसके अंदर, जैसे ए ऑप्शन है टेम्परेचर यानी कि तापमान, बी ऑप्शन है प्रेशर यानी कि दाब, सी ऑप्शन है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता, एंड डी ऑप्शन है डेंसिटी यानी कि घनत्व। कमेंट कीजिए और बताइए क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, आपको बताना है ध्वनि की चाल इनमें से किस पर निर्भर नहीं करती है। आपके ऑप्शन है तापमान, दाब, आर्द्रता या फिर घनत्व, आर्द्रता या फिर घनत्व। क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए, सोचकर आराम से आंसर बताइए, और देखते हैं कि आप में से कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देते हैं। और ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, साउंड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि जो साउंड की स्पीड होती है वो कौन से फैक्टर से अफेक्टेड नहीं होती है, ये आपको बताना है, कौन सा फैक्टर उसे प्रभावित नहीं करता है। कमेंट कीजिए और बताइए। बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं बी, दैट मींस प्रेशर, दाब, ठीक है।
देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए ध्यान से समझना इस कंसेप्ट को कि आपसे पूछा गया है कि ध्वनि की चाल किस पर प्रभावित नहीं होती है, तो याद रखना घनत्व से प्रभावित होती है, यानी कि डेंसिटी से प्रभावित होती है। आप सभी जानते हैं कि सॉलिड में साउंड की स्पीड सबसे तेज है, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। आई थिंक अब तक तो याद भी हो गया होगा। और टेम्परेचर के बारे में बात करें, डेफिनेटली आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो याद रखना तापमान के बढ़ाने के साथ साथ ध्वनि की चाल भी बढ़ती है, स्पीड बढ़ती है। ठीक है। ह्यूमिडिटी के बारे में बात करें, अगर आर्द्रता ज्यादा है, नमी ज्यादा है, तब भी साउंड की स्पीड क्या करती है, बढ़ती है। ठीक है। और इसमें तो हमें पता ही है, ठोस में सबसे तेज, फिर लिक्विड में और फिर गैस में साउंड ट्रेवल करती है। आपसे पूछ ले इनमें से किस पर ध्वनि की चाल निर्भर नहीं करती है? बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स का आंसर बिल्कुल ठीक है। याद रखिए द राइट आंसर इज गोइंग टू बी प्रेशर, यानी कि दाब पर ध्वनि की जो चाल है वो प्रभावित नहीं होती है। क्वेश्चन में लिखा आ जाए कि आपने प्रेशर को बढ़ा दिया, साउंड की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, आपने प्रेशर को घटा दिया, साउंड की स्पीड पर क्या असर पड़ेगा, तो याद रखिएगा कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर चाहे आप उसको इंक्रीज कर दें या डिक्रीज कर दें, देयर विल बी नो इफेक्ट एट ऑल। तो आपको याद रखना है कि ध्वनि की चाल प्रेशर यानी कि दाब पर प्रभावित नहीं होती है। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे, ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है, प्रेशर इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है। कन्वर्ट कीजिए 43 डिग्री सेल्सियस को इनटू केल्विन और बताइएगा आंसर क्या आ रहा है। कन्वर्ट करके बताइए 43 डिग्री सेल्सियस को केल्विन के अंदर कि आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपके पास है 43 डिग्री सेल्सियस और आपको बताना है कि केल्विन में जब आप उसे कन्वर्ट करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा। कमेंट कीजिए और बताइए 43 डिग्री सेल्सियस को अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करें तो क्या लगता है, क्या आंसर आना चाहिए। गुड आफ्टरनून आरुआ, जितने भी स्टूडेंट्स लेट जुड़ रहे हैं सभी का स्वागत है। डॉक्टर चौधरी, आज आपकी लास्ट क्लास रहेगी जिसमें हम क्वेश्चन एंड आंसर की प्रैक्टिस कर रहे हैं। फिर मैं आपको कुछ टाइम दूंगा, यानी कि रिवीजन का आपके पास टाइम जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप अच्छे से जितना भी अब तक हमने पढ़ा है उसे रिवाइज कर लें। ठीक है, उसे एक बार अच्छे से देख लें। ठीक है, और फिर कुछ टाइम के बाद आपकी क्लासेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, दैट इज नियर टू द एग्जाम। ठीक है, बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर तक पहुंच चुके हैं। और याद रखिएगा इस क्वेश्चन के अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा जिसके वजह से आप सभी आंसर निकाल पा रहे हैं। बहुत बढ़िया, फॉर्मूला लगेगा केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। फॉर्मूला क्या जाएगा, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। दिस इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला। सेल्सियस में आपके पास कितना दिया हुआ है 43, केल्विन कितना है 273, ऐड हो जाएंगे और आपका आंसर यहीं से आ जाएगा। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी 316 केल्विन। बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर निकाल चुके हैं। आंसर इज गोइंग टू बी 316 केल्विन। और आपके नॉलेज के लिए एक बार आपको दोबारा से याद दिला दूं कि आपसे पूछा जाए कि ऐसा यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का, तापमान का ऐसा यूनिट क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि तापमान का ऐसा यूनिट क्या है, तो आंसर इज गोइंग टू बी केल्विन। क्या आंसर आएगा, केल्विन, केल्विन, केल्विन। याद रखिएगा टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या बनता है, पूछा जाता है, आंसर इज गोइंग टू बी केल्विन। और अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दे दे, आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यू हैव टू ऐड 273 इन इट। बहुत बढ़िया। रोहित कुमार, हमने न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस की, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल ज्यादा नहीं पूछे जाते, थोड़े बहुत आते हैं, तो वो हमने एक बार प्रैक्टिस कर लिया है। ठीक है, मेक श्योर कि आप उस क्लास को जरूर देख लें। बहुत बढ़िया, केल्विन इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273 एंड केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ द टेम्परेचर। बहुत अच्छे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। बात करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 5 में किस तरह के क्वेश्चन आपके लिए हैं। बताइएगा जरा कमेंट कर कर कि किलोवाट आर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आर इज अ यूनिट ऑफ, किलोवाट आर किसकी यूनिट है। ए ऑप्शन पावर, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सी ऑप्शन फोर्स एंड डी ऑप्शन इंपल्स। कमेंट कीजिए और बताइए कि किलोवाट आर शक्ति की यूनिट है, विद्युत ऊर्जा की यूनिट है, बल की यूनिट है, या फिर आवेग की यूनिट है। अच्छा क्वेश्चन है, बताइएगा किलोवाट आर किसकी यूनिट है।
कमेंट कीजिए और बताइए किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ। कमेंट करके बताओ क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। और देखो जल्दबाजी में आंसर गलत कर कर आएंगे कुछ स्टूडेंट्स, मैं आपको बता रहा हूं। जरा सा क्वेश्चन घूमता है और आपका आंसर गलत हो जाता है। सबसे पहले तो इस पर स्टार डाल लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूछा गया किलोवाट आवर किसकी यूनिट है। आराम से सोचकर आंसर दीजिएगा। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो जल्दबाजी नहीं करनी है। एग्जामिनर यही चाहता है कि आप क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन का आंसर गलत कर कर आए। तो आराम से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। मेक श्योर कि आप हर एक कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है और जनरली हम गलत कर कर आते हैं। जैसे यहां पर एग्जामिनर ने गुगली फेंक दी और आप सभी का आंसर गलत हो चुका है। जितने भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आंसर आ रहा है पावर, वो बिल्कुल सही नहीं है। याद रखिएगा आप सभी का आंसर गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बनता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इतनी सी बात को याद रखना है। किलोवाट तो देखो पावर की यूनिट है, बट आर नहीं है। आर इज अ यूनिट ऑफ टाइम। और जब भी हम बात करते हैं पावर इनटू टाइम की, जब भी हम बात करते हैं पावर इनटू टाइम की, तब हम किसके बारे में बात करते हैं? याद रखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जहां पर पी किसको सिंबॉलिफाई कर रहा है? पावर को, यानी कि शक्ति को, और टी किसको सिंबॉलिफाई कर रहा है? याद रखिएगा टाइम को, यानी कि समय को। और याद रखना इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिलता है किलोवाट आवर। एक बात और पूछी जाती है, 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं? हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? जरा कमेंट करके सभी बताओ 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। बहुत बढ़िया विक्रांत, बिल्कुल ठीक। कमेंट कीजिए और बताइए सभी की 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? एक बार और अच्छा सा एक क्वेश्चन आपके सामने, कमेंट कीजिए सभी और बताइए कि 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स होते हैं। हाउ मेनी जूल्स आर देयर इन 1 किलोवाट आवर? लेट अस सी हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू गिव द राइट आंसर दिस टाइम। थैंक यू हैप्पी राघव छोटी मोटी तारीफ के लिए। बताइएगा जरा कमेंट करके क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट्स दोबारा से गलत आंसर देने की फिराक में और एक बार फिर से एग्जामिनर को मौका देते हुए। बहुत बढ़िया, याद रखना 1 किलोवाट आवर के अंदर जूल पूछे हैं। आराम से सोचकर आंसर दीजिए। अभी तक सिर्फ एक ही स्टूडेंट का राइट आंसर आया है और उनका नाम है वाई विपिन, जो कि यहां पर शो हो रहा है। Y Vipin is the only student which is giving the right answer, and after that we have Guru Singh also giving the right answer. बहुत बढ़िया, बहुत ही limited students हैं which are giving the right answer, and याद रखिएगा इस क्वेश्चन का right answer बनता है 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। याद रखना गलतियां नहीं कर करानी है। पूछा जाता है 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल होते हैं, तो आंसर आएगा 3.6 into 10 की पावर 6 जूल। छोटी छोटी बातें हैं जिनका आपको विशेषकर यहां पर ध्यान रखना है। और याद रखना किलोवाट आवर किसकी यूनिट है? किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी कि विद्युत ऊर्जा की यूनिट बनती है। तो बेसिकली ये समझ लेना कि क्वेश्चन जब एग्जाम में बनता है तो किस तरह से पूछा जाता है, कहां से क्वेश्चन आता है, क्या बनता है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो। 1 किलोवाट आवर इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल।
हाँ जी, तो नोट डाउन कर लिया आप सभी ने 1 किलोवाट आवर के अंदर कितने जूल्स हैं। बहुत बढ़िया। तो आंसर आ गया है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, जो आपका राइट आंसर बनता है इस क्वेश्चन का। ये बात आपको विशेषकर याद रखनी है, ठीक है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ऑन योर स्क्रीन। बताइएगा जरा कमेंट करके, बताना नेम द फिनोमेना responsible for reddish appearance of sun at sunrise and sunset। बताएं जरा कमेंट कर कर कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। सूर्य लाल रंग का क्यों दिखता है, कौन सी प्रक्रिया पर आधारित है। कमेंट कीजिए और बताइए कि सूर्य का लाल दिखना सूर्योदय और सूर्यास्त के समय किस प्रक्रिया पर आधारित है। बताइएगा सभी कमेंट कर कर, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, प्रकाश का प्रकीर्णन इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बहुत अच्छे, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। आंसर आएगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। बात कर रहे हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। बहुत बढ़िया, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, जितने भी स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो सभी स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक है। याद रखेगा प्रकाश का परावर्तन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत अच्छे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बात करते हैं। बताइएगा व्हाट इज the SI unit of conductance। विद्युत चालकता की SI यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की SI यूनिट क्या है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। कमेंट कीजिए और बताइए विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। What is the SI unit of electrical conductance। बताएं जरा कमेंट करके, क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज गोइंग टू बी मोह माया। मतलब माया नहीं लिखना, सिर्फ लिखना है मोह। तो याद रखना, आपसे पूछा जाए कि कंडक्टेंस की SI यूनिट क्या है, तो याद रखिएगा मोह इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और अगर हम कंडक्टेंस की बात करें तो ऑलवेज रिमेंबर कंडक्टेंस रेसिप्रोकल होता है किसका, रेजिस्टेंस का, यानी कि प्रतिरोध का। आप सभी को पता है रेजिस्ट करना मतलब रोक देना, प्रतिरोध रेजिस्ट करना मतलब रोक देना, और कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, अलाउ कर देना। कंडक्टेंस मतलब अलाउ करना, करंट को आसानी से फ्लो करने के लिए। यह बात भी आपको विशेषकर याद रखनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलेंगे। कमेंट कीजिए और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप सभी के सामने। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने लेकर आते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। बताइएगा जरा कमेंट करके क्या आंसर आना चाहिए। बताएं नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष बनाने में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है। नेम द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। इंद्रधनुष बनाने में कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है।
कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा फिनोमेना ऐसा है जिसकी वजह से आसमान में इंद्रधनुष बनता है या रेनबो देखने को मिलता है। कमेंट कीजिए और बताइए कौन कौन सा ऐसा फिनोमेना है। बताइएगा जरा कमेंट करके क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस नहीं बताना है, सारे बताने हैं, ठीक है। कमेंट कीजिए और बताइए क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैंने आपको पहले भी बताया था इसके बारे में कि देयर आर टोटल 4 फिनोमेना जो कि इंद्रधनुष बनाने में आवश्यक हैं। याद रखिएगा पहला प्रोसेस है रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तन। पूछा जाता है दूसरा प्रोसेस कौन सा है, तो याद रखिएगा दूसरा प्रोसेस है रिफ्रैक्शन, जैसे हम कहते हैं अपवर्तन। पूछा जाता है तीसरे प्रोसेस का नाम क्या है, तो याद रखना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन। याद रखना तीसरा प्रोसेस है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसे हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। और फोर्थ प्रोसेस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना इंद्रधनुष बन ही नहीं सकता, उसका नाम होता है डिस्पर्जन। तो याद रखना चारों ही प्रक्रिया इंद्रधनुष बनाने में आवश्यक हैं और आपकी मदद करते हैं, जिसकी वजह से आप रेनबो को देख पाते हैं। और आपसे पूछ ले इन चारों में से याद रखना प्राइमरी प्रोसेस कौन सा है, प्राथमिक प्रक्रिया कौन सी है, तो याद रखना प्राथमिक प्रक्रिया जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस जिसे हम कहते हैं वो कौन सा है, याद रखना वो बनती है आपकी डिस्पर्जन। प्राथमिक प्रक्रिया कौन सी है, प्राथमिक प्रक्रिया बनती है डिस्पर्जन, ठीक है। बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया। तो याद रखिएगा किस किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं, ये आपकी काफी मदद करेंगे जब आप कंसेप्ट को समझ रहे होंगे। और आपको जहां पर भी हेल्प चाहिए तो इस तरह के कंसेप्ट जो हैं वो आपके एग्जाम में बेसिकली फिजिक्स से देखे जाते हैं। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। सोचकर बताइएगा कि क्या लगता है इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। विच न्यूटन्स लॉ एक्सप्लेन which Newton law explains the motion of hands of the cricketer while taking a catch. Motion of hands of cricketer while taking a catch. While taking a catch. तो इतनी सी बात आपसे कही गई है क्या कि क्रिकेट के खिलाड़ी कि कैच लेते समय गति को कौन सा न्यूटन का लॉ समझाता है, कौन सा न्यूटन का लॉ समझाता है, न्यूटन का लॉ समझाता है। बताइएगा कौन सा न्यूटन का लॉ है या कौन सा न्यूटन का नियम है जो क्रिकेट के खिलाड़ी के कैच लेते समय हाथों की गति को एक्सप्लेन करता है, उसे इजीली समझाता है। दैट्स अ क्वेश्चन टू यू ऑन योर स्क्रीन। सभी स्टूडेंट्स कमेंट कीजिए और बताइए कि कौन सा ऐसा बेसिक न्यूटन का लॉ है जो क्रिकेट के खिलाड़ी के कैच लेते समय उनके हाथों की गति को समझाता है। कमेंट कीजिए सभी और बताइए कि क्रिकेट के खिलाड़ी जब कैच लेते हैं तो कैच लेते समय उनकी जो गति होती है हाथों की, उसे कौन सा न्यूटन का लॉ एक्सप्लेन करता है, उसकी फॉर्मुलेशन को। कमेंट कीजिए और बताइए व्हाट डू यू थिंक इज द आंसर। ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं सेकंड लॉ, ओके। कुछ कह रहे हैं थर्ड। बहुत बढ़िया। तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अनडाउटली, हमने डिस्कस भी किया था और आई थिंक आपको याद भी होना चाहिए, इसके बारे में हमने बात भी की थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, इसका नाम है न्यूटन के गति का दूसरा नियम। याद रखना न्यूटन के गति का दूसरा नियम सेकंड लॉ एक्सप्लेन करता है क्रिकेट के खिलाड़ी के द्वारा कैच लेने की प्रक्रिया को। और याद रखना न्यूटन का सेकंड लॉ ही हमें फोर्स के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? याद रखना ये नियम हमें बल के बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है। आपसे पूछे कौन सा नियम है जो हमें बल के बारे में बताता है, फोर्स के बारे में बताता है, तब भी आपका आंसर आएगा न्यूटन सेकंड लॉ।
ठीक है, बहुत बढ़िया। इंपल्स के कारण बहुत अच्छे, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा, न्यूटन के लॉ से आमतौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूरा अच्छा सा एक लेक्चर है, उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में बेसिकली क्वेश्चंस के माध्यम से मैं आपको एक ये भी बताना चाहता हूं कि बेसिकली आपको पढ़ाई किस तरह की करनी है, कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप न्यूटन के लॉ को अच्छे से जरूर रिवाइज करें, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलेंगे। बताइएगा कौन सा फिनोमेना है, नेम द फिनोमेना that is responsible for spherical shape of water droplets। बताइए पानी की बूंदों के गोल आकार किस प्रक्रिया की वजह से होता है? पानी की बूंदों का गोल आकार किस प्रक्रिया की वजह से होता है? पानी की बूंदें गोल आकार की होती है, आप सभी को पता है। तो पानी की बूंदों का गोल आकार किस प्रक्रिया की वजह से होता है? बताइएगा कौन सी फिनोमेना ऐसा है जो कि एक्सप्लेन करता है कि बारिश की बूंदें गोल आकार की होती है, या जैसे ही आप तेल को पानी पर डालते हैं तेल की बूंदें भी गोल आकार की हो जाती है, या जितनी भी आप पानी की बूंदें देखते हैं वो आमतौर पे स्फेरिकल शेप की नजर आती है। उनका स्फेरिकल शेप का होना किस प्रक्रिया पर आधारित है? बताइएगा, बारिश की बूंदें, या अगर हम पानी की बूंदों के बारे में बात करें तो उनका गोल आकार कौन सी प्रक्रिया की वजह से होता है? नाम बताइए उस प्रक्रिया का। बहुत ही इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, पूछा जाता है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर स्टूडेंट्स आंसर दे चुके हैं। आंसर आएगा सरफेस टेंशन। याद रखिएगा, सरफेस टेंशन का मतलब ये नहीं है कि सर के फेस पे टेंशन। याद रखना, एक ऐसा फिनोमेना है जो ये एक्सप्लेन करता है कि किस वजह से जितने भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कोशिश करते हैं कि वो गोल आकार के बन जाएं, क्योंकि आपको पता है अगर हम गोल आकार के बारे में बात करते हैं तो उसका सरफेस एरिया यानी कि क्षेत्रफल कम होने की वजह से उसे कम काम करना पड़ता है। तो याद रखिएगा, पृष्ठ तनाव की वजह से यानी कि सरफेस टेंशन की वजह से हर एक बॉडी गोल आकार की बनने की कोशिश करती है। साथ ही साथ कमेंट कर बताओ कि सरफेस टेंशन का ऐसा यूनिट क्या होता है। कमेंट कीजिए सभी और बताइए सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव का ऐसा यूनिट क्या है। कमेंट करके बताओ कि सरफेस टेंशन की एसआई यूनिट क्या होती है। बताइएगा जरा कमेंट करके कि सरफेस टेंशन यानी कि पृष्ठ तनाव की एसआई यूनिट क्या है। बहुत बढ़िया, द राइट आंसर इज न्यूटन पर मीटर। ठीक है, याद रखना सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि बल और लंबाई का अनुपात। फोर्स पर यूनिट लेंथ, सिंपल सी बात, बल और लंबाई का अनुपात। और आपसे पूछ ले कि इसकी एसआई यूनिट क्या बनती है, तो याद रखना एसआई यूनिट बनती है न्यूटन पर मीटर। क्या बनती है? न्यूटन पर मीटर। बहुत अच्छे। हाँ जी जमशेद, सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है। आज आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाएगी। फिर आप सभी को आज की क्लास के बाद रिवीजन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप सभी प्रैक्टिस कर लीजिएगा इन सभी टॉपिक्स को जो हमने पढ़े हैं, इन सभी क्वेश्चंस को जो अब तक हमने रिवाइज किए हैं, ताकि ये सभी जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। फिर कुछ टाइम के बाद आपकी क्लासेस हम दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है। थैंक यू हैप्पी राघव। चलो आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मूव करेंगे टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज क्लास, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। लेकर आते हैं, बात करेंगे। बताइएगा जरा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए। बताएं, नेम द फिजिकल क्वांटिटी, नेम द फिजिकल क्वांटिटी which is having a formula unit as gram centimeter per second। बताइएगा कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। कमेंट कीजिए और बताइए।
कमेंट कीजिए और बताइए क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। थैंक यू सोनू चहर। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। कमेंट कीजिए और बताइए क्या लगता है क्या आंसर आना चाहिए। कौन सी भौतिक राशि ऐसी है जिसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड है। आराम से सोच लो, अच्छा क्वेश्चन है, बड़े प्यार से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। याद रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताना है, भौतिक राशि का नाम बताना है कि उस भौतिक राशि का नाम क्या है, ठीक है, जिसकी यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ज्यादातर स्टूडेंट्स बिल्कुल ठीक आंसर दे चुके हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा जाए कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, तो याद रखना राइट आंसर बनेगा मोमेंटम। क्या बनेगा? मोमेंटम। सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं संवेग के बारे में। संवेग का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। मास यानी कि द्रव्यमान, वेलोसिटी यानी कि वेग, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास भौतिक राशि आती है एज मोमेंटम, जिसका यूनिट बन जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि मास को ग्राम में और वेलोसिटी को सेंटीमीटर पर सेकंड में आसानी से हम लिख सकते हैं। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा मोमेंटम। ठीक है, नहीं भानु, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, ये लाइव क्लास चल रही है। ठीक है, चलिए, तो बेसिकली आज की क्लास में इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। आपके साथ बात करनी थी आज की क्लास में कुछ बेहतरीन साइंस के क्वेश्चंस के साथ, जो हमने आज की क्लास में यहां पर डिस्कस किए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको बहुत ही अच्छे से ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आए होंगे। और अब आपकी बेसिकली रिवीजन का टाइम आपका शुरू होता है। मतलब जितना मैंने आपको हेल्प करनी थी, जितना मैंने आपको आगे बढ़ाना था, डेफिनेटली बढ़ा दिया है हमारी तरफ से। यहाँ पे मैंने आपको बेसिकली हर एक चैप्टर करवा दिया है अच्छे से, साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी हमने देख लिए हैं। तो अब कुछ टाइम हम आपको दे रहे हैं ताकि आप अपने एग्जाम से पहले अपनी जो तैयारी है उसको और अच्छा कर लें, यानी कि रिवाइज कर लें, अपने सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर कर लें, पढ़ लें। ठीक है, कुछ डेज तक आपकी क्लासेस अब हम यहाँ पर इस बेसिक फिजिक्स की नहीं लेंगे, ताकि आप रिवाइज कर लीजिए, ताकि आप अपने सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से पॉलिश कर लीजिए। और फिर थोड़े से टाइम के बाद हम दोबारा से क्लासेस को कंटिन्यू करेंगे। ये टाइम आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप अपने रिवीजन को अच्छा कर सके, अपने आप को और अच्छा कर सके, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर सके, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और बढ़ते रहें। सो दिस इज योगेश साइनिंग ऑफ। बहुत अच्छा लगा आप सभी के साथ जुड़कर, आप सभी की क्लासेस लेकर। इट्स बीन माय बेस्ट टाइम ओवर हियर टू हैव विद यू ऑल गाइस। मिलेंगे कुछ टाइम के बाद दोबारा से इन क्लासेस के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक अ गुड केयर।